हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यूपीपीएससी एआई डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। क्वालिटी 2023 से आज हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आप लोगों को ये पैटर्न पता चल गया होगा कि 2018 से जैसे हमने पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, तो उससे एक पैटर्न ये पता चला होगा कि किस कौन कौन से यूपीपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को रिवाइज करने मल्टीपल टाइम्स और जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जिसको अच्छे से करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है। देखो, ये फिर से भाग वाले क्वेश्चन पूछना यहाँ पे आगे मतलब पूछ लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है संघ राज्य क्षेत्र जिसमें भाग 8 की बात की गई है। ऑप्शन बी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जिसमें भाग 10 की बात की गई है। ऑप्शन सी अधिकरण जिसमें भाग 11 की बात की गई है और ऑप्शन डी राजभाषा जिसमें भाग 17 की बात की गई है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है या सही मैचिंग में नहीं है। अगर देखें कि संघ राज्य क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ये भाग 10 ये भी बिल्कुल ठीक है। अधिकरण भाग 11, देखो भाग 11 में अधिकरण नहीं है। भाग 11 में क्या है, अगर भाग 11 की बात करें तो यहाँ पे संघ राज्य, संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है, राज्यों का संबंध, इसकी बात करता है भाग 11 में। अगर भाग 11 में ये संघ और राज्यों के संबंध की बात कर रहा है तो अधिकरण किस भाग में है। अगर अधिकरण का भाग अगर बात करें तो ये भाग किसमें आता है, ये भाग 14 ए में आता है। ठीक है, और डी राजभाषा ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही मतलब आंसर कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी बात करते हैं। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 338। अब ये कह रहा है कि अनुच्छेद 24 के सामने है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 315 के सामने है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के सामने है लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 338 के सामने है निर्वाचन आयोग। अगर हम यहाँ पे इनका मैचिंग देखें तो देखो 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 280 की बात करें तो ये वित्त आयोग की बात करता है, वित्त आयोग। 324 की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की ये बात करते हैं। और अगर हम 338 की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय एससी कमीशन, ये आ जाएगा यहाँ पे एससी आयोग। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देख लो मैचिंग करके कि ए का क्या है, ए का 3 है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में इसको हटा दो और इसको हटा दो, ए का 3 यहाँ पे भी है, ए का 3 यहाँ पे है। दूसरा अनुच्छेद 315 बी, तो इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग है और नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 324 और निर्वाचन आयोग कहाँ पे, ए का 4, सॉरी ये है इसका सही आंसर, ये होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट चले। थर्ड क्वेश्चन अगर देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही काल क्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। अगर हम देखें, ये पहला ऑप्शन कह रहा है प्रारूप समिति की नियुक्ति, दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, तीसरा कह रहा है भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि और चौथा ऑप्शन कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। देखो इसका मतलब समझो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है लागू, मतलब लागू होना। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें संविधान सभा की प्रथम बैठक ये कब हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो पहले पे कौन आएगा, फोर्थ पॉइंट आएगा, तो इसको हटा दो, यहाँ पे इसको हटा दो। फिर जब प्रारूप संविधान सभा की गठन हुआ
तो इसके बाद प्रारूप समिति आई सेकंड नंबर पे। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया और फिर उसको लागू किया गया। तो फर्स्ट पे ये हुआ, सेकंड पे ये, थर्ड पे इसको रखेंगे और फोर्थ पे इसको रखेंगे। अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चले। देखो यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी जो सीरीज चल रही थी उनमें बता दिया है। जो लास्ट सीरीज थी उन सब में बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कथन और कारण की बात करते हैं। यहाँ पे कथन देखो क्या है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिशें राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। कारण, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। देखो, ऑप्शन ए भी सही है और यहाँ पे ये कारण भी सही है, लेकिन इन दोनों में हम क्या कह सकते हैं, ये एक दूसरे की क्या नहीं करते, व्याख्या नहीं करते, व्याख्या नहीं करते। अब ये चीज कैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्याख्या नहीं करते, तो देखो ये जो इसमें बात की गई है सीमा बदलने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की सिफारिश के बारे में बात कर रहा है ये, और ये कहाँ पे आता है सीमा बदलने की, ये आर्टिकल 3 की बात करता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे क्या बताता है, संसद की संप्रभुता की बात कर रहा है ये, संसद की संप्रभुता इसकी बात करता है। संप्रभुता का मतलब तो पता होगा आप लोगों को, मैंने क्या बताया था। संप्रभुता का मतलब, देखो संप्रभुता का मतलब तो कि हम आंतरिक और बाह्य निर्णय अपनी डिसीजन मर्जी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य जो विधानमंडल है वो संसद से को बोल नहीं सकते कि तुम हमारी बात मानने के लिए बाध्य हो। ठीक है, इस चीज को इसलिए यहाँ पे किस बात को रखा है, संसद की संप्रभुता को रखा गया है। तो दोनों तो अपने आप में सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। इसका प्रावधान अलग है और ये प्रावधान इसका अलग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन और उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। देखो ये इसका यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि कोई मान के चलो कि उपराष्ट्रपति बने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस गया कि ये जो चुनाव है गलत तरीके से हुए, और जब उसका डिसीजन आया बाद में, तो उससे पहले जो उपराष्ट्रपति ने काम किए हैं वे क्या होंगे, वे शून्य घोषित नहीं होंगे, वे उनके कार्य माने जाएंगे। और वो जिस दिन इस घोषणा को लेके आएंगे, उस दिन भी जो काम किए हैं उस दिन के काम भी उनके माने जाएंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन, जब ये घोषणा हो गई है, उस दिन भी जो काम किए गए वे भी कार्य माने जाएंगे। इसलिए ये तो ऑप्शन गलत है इसका, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं माने जाएंगे लेकिन वो माने जाएंगे, और ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो सिर्फ केवल एक होगा। अगर ये नहीं आने होता और मान्य होते तो फिर सही था, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है।
प्रतिभा पाटिल, इनकी बात करें तो ये कौन थे? ये हमारी प्रथम महिला, ये प्रथम महिला थी जो क्या थी? राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति। और ये कब से कब तक रहे? ये 2007 से 12 तक। ठीक है। फिर उर्मिला सिंह की बात करें, ये कौन है? ये हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के क्या थे? पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल थे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता थी। ठीक है। मीरा कुमारी के बारे में बात करें अगर, मीरा कुमारी प्रथम महिला थी जो स्पीकर थी, प्रथम महिला। ये क्या थी? स्पीकर थी, लोकसभा अध्यक्ष। सुषमा स्वराज की बात करते हैं इनके बारे में, तो ये क्या है? ये पूर्व विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री। और ये दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री ये थे। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री। अब इतना क्लियर हुआ कि किस किस का क्या क्या योगदान रहा। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार, और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, और दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी है। ये सब चीजें यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय से सही सम्मिलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में, आठवीं अनुसूची भाषा, नौवीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता या योग्यता। देखो, नौवीं अनुसूची में इन्होंने दिया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, लेकिन राज्यसभा का स्थानों का आवंटन कहाँ पे? ये 4th अनुसूची में है। कहाँ पे? 4th अनुसूची में। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे चले। और हाँ, नौवीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? भूमि से संबंधित है। ठीक है, बाकी ये 8वीं अनुसूची भी ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन है, ये सब ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी बात करते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? देखो, ये कह रहा है कि जितने भी सरकारी उद्देश्य है उनका किस में होना? अंग्रेजी भाषा में होना। इसके लिए कितने साल का अनुमति प्रदान की? तो अगर हम देखें, ये तो 15 वर्ष तक की इन्होंने अनुमति प्रदान की थी। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा और जाए, इसकी बात करें, तो इन्होंने 1965 के बाद, 1965 के बाद सरकारी कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग अनिश्चित काल के लिए रखा गया। हम कह सकते हैं 1965 के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब काम होते हैं। ठीक है, ये प्रावधान अब जारी रखा गया है। अब आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अगर कथन की बात करें, राष्ट्रपति संसद का भाग है, संसद के दोनों सदनों
द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे अगर हम देखें, संसद है और संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति क्या है? अभिन्न अंग है संसद के, अभिन्न अंग। अब क्या होगा, पहले कोई विधेयक मान लो एक्स है, एक्स विधेयक यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पास होने के बाद फिर वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पास होगा, फिर जब यहाँ पे पास हो जाएगा उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा विधेयक। जब ये विधेयक यहाँ पे आएगा, जब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देंगे इस पे, तो हस्ताक्षर होने के बाद उसको क्या बन जाएगा? एक्ट या कानून बन जाएगा। ठीक है, इसी चीज की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं, हाँ, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये भी ठीक है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है। और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें संघ वित्त आयोग के संदर्भ में बातें की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। देखो इसमें क्या की गई है कि जो वित्त आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है, ये बात इनकी यहाँ तक ठीक है, इतना पार्ट ठीक है, लेकिन 6 सदस्य होते हैं ये गलत है, क्योंकि सदस्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य 5 होते हैं अध्यक्ष को मिला करके। और ये कह रहा है यहाँ पे, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को सौंपता है। नहीं, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग का नहीं, ये राष्ट्रपति को सौंपता है। इनको राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि अ, एक भी सही नहीं है और ऑप्शन 2 भी सही नहीं है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, अभी जो वर्तमान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या कहा है? देखो, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समीप हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। देखो, जो मेरी लास्ट सीरीज है उनमें मैंने रिट मतलब पांचों रिट ये बहुत अच्छे से डीपली एक एक एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके बताया था। ठीक है, जिनको ये चीजें ना समझ में आए लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पे हर एक चीज बहुत डीपली है। दूसरा, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी भी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो रिट है, इन रिट पे कानून अगर किसी का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 2 to 6 इसकी बात करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इतना क्लियर है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपने अधिकारों के हनन के मामले को लेकर के, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये यहाँ पे महान्यायवादी की बात करता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो महान्यायवादी है वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना क्या करता है, पद ग्रहण करता है, राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा पे करता है। तो राष्ट्रपति अगर इनको नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति ही क्या करेगा, इन्हें पदमुक्त करेगा। तो ये वाली प्रक्रिया यहाँ पे इनकी गलत हो गई, या ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है उनको नियुक्त करना और पदमुक्त करना। राष्ट्रपति को केंद्र सरकार बोलेगी इनको पदमुक्त करने के, तब वो पदमुक्त करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ए, इसका सही है, क्योंकि सेकंड तो गलत है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है कि राज्य की जो विधान परिषद है उनके गठन के बारे में बात करते हैं। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि विधान परिषद का जब गठन किया जाए तो वहाँ पे विधानसभा की 1/3 सदस्य उसमें होने चाहिए, और दूसरा विधान परिषद में 40 सदस्य तो होने ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि वर्तमान में कहाँ किस किस राज्य में विधान परिषद है। यहाँ पे 6 राज्यों में है। पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, 6 राज्यों में जहाँ पे विधान परिषद है अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये एन है। ठीक है, संसद की बात कर रहे हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीट आवंटित की गई है। दूसरा, लोकसभा में लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। देखो, ये दोनों ही ऑप्शन या दोनों ही स्टेटमेंट इनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपी के अंतर्गत जनसंख्या ज़्यादा है, और जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सीटों का आवंटन भी फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि सीटों का आवंटन ही जनसंख्या के आधार पर होता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यहाँ पे एक और दो दोनों कथन सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखो, ये बिल्कुल फैक्ट है, इनको लैंग्वेज में पूछ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, इसकी बात करें। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों के विनियमित करने का अधिकार है। ये दो बात की गई है। तो ये दोनों बात किसके अंतर्गत की गई है? ये बात की गई है अनुच्छेद 98 क्लोज 1, और ये बात की गई है अनुच्छेद 98 क्लोज 2 के अंतर्गत। और ये दोनों स्टेटमेंट ही अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन
1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन स्टेटमेंट देख लेते हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। इन्होंने ये अपनी सिफारिश दी थी कि 3 स्तरीय व्यवस्था को छोड़ करके 2 स्तरीय व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। ये इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण करने का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने खंड की बात नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने जिले की बात की है। किसकी? जिले की बात की है। इसलिए ऑप्शन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ पे एक सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इतना क्लियर है। अब आगे चल रहे हैं। ये सारी पंचायती राज में जो जितनी भी समितियां थी, इनकी सिफारिशें मैं लिखवा चुका हूँ और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वही सब लिखवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बस उन क्लासेस का ही आप लोग रिवीजन कर लोगे और टेलीग्राम से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से नोट्स ले लो, उनसे ही काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और अगर एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर लोगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 की बात करता है। कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 109 दिया हुआ है और वो किसमें है प्रावधान? 108 के अंतर्गत है संयुक्त बैठक का प्रावधान। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? केवल 2 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इनको हटाया क्यों गया था नदीम जहावी को? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो टैक्स था ना, उस टैक्स में हेरा फेरी की थी। तो इसका क्या है? इसका ऑप्शन होगा सी। टैक्स स्कैंडल में इनका नाम आया था, इसलिए इनको पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके कार्य और शक्ति ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य विधायिका के राज्य स्तर पर होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। नहीं, ये गलत है, राज्य सरकार द्वारा होता है। राज्य सरकार द्वारा। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। हाँ, ये सही है। तो इसमें ए और सी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका डी आंसर होगा। सॉरी, मतलब ए और सी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत स्टेटमेंट कौन सी है? बी। ये इसकी गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें सही आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये गलती हो जाती है एग्जाम में भी, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और OMR शीट में फिल करते टाइम भी देख लेना हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। पंचायत के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। देखो ये क्वेश्चन तो वन लाइनर है, जो सीधा सीधा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं अब। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र कौन देगा? जो नियुक्त करेगा, और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये अपना त्यागपत्र किनको देंगे? ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 20 में है क्या, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे अच्छे से। देखो, अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 20 की बात करूं, अनुच्छेद 20 की बात करता हूं, तो इसमें क्या है, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का संरक्षण प्रदान करता है। ये इसमें आर्टिकल 20 में कहा गया है कि जो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, कि उनको कानूनी कुछ सहायता मिल जाए, उस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं। अगर देखते हैं यहाँ पे कार्य विधि के बारे में, कार्योत्तर विधि से संरक्षण के संबंधित मामले, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, देखो, इसमें अगर किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता या नहीं माना जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, तब तक उसको क्या नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जा सकता। और ये बात किसमें कही गई है, ये आर्टिकल 20 क्लोज 1 के अंतर्गत ये बात कही गई है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे दोहरे दंड की धारा होने से निषेध, इसमें क्या क्या, इसके अंतर्गत बात आती है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है बात है, ये अनुच्छेद 20 क्लोज 2 के अंतर्गत ये बात कही गई है। और ऑप्शन ए की बात करें, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, इसमें कहा गया है कि किसी भी अपराधी को या किसी भी अपराध के आरोपी को या व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पे कही गई है। और ये किस आर्टिकल के संबंध में है, ये अनुच्छेद 20 क्लोज 3 के अंतर्गत है। और जो संविधान का हिस्सा नहीं है वो कौन सा है, अब है यातना के विरुद्ध निषेध, ये हिस्सा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अब क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाए, ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये आता है डीपीएसपी में। समान नागरिक संहिता, ये भी आता है डीपीएसपी में। एक पर्यावरण का संरक्षण है, यही ऐसा मुद्दा है जो डीपीएसपी में भी है और प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। और वो पूछ रहा है कि दोनों में कौन सा है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, देखो, यहाँ पे 2023 के जितने भी क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, वो हमने यहाँ पे सोल्व करा दिए हैं। और आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस चैनल में नए हैं और उनको एग्जाम देना है, तो मेरी जो क्लासेस है 2018 की जो सीरीज शुरू हो रही है, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, जो आज की सीरीज है, इन सीरीज को अच्छे से देख ले। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर बच्चे इस सीरीज को अच्छे से देख लेंगे तो एग्जाम में अगर 22 से 23 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो बच्चा 15 से 16 क्वेश्चन सही कर ही देगा वहाँ पे, अगर वो अच्छे से सीरीज करके जाएगा। अभी इनकी जैसे ही 25 तक हम पीवाई को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद हम एआई सीरीज लेके आएंगे पॉलिटी की, जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और वो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, और अभी हमारी कुछ टाइम में करंट अफेयर की क्लासेस भी आएगी। और वो अभी हमारे जो करंट अफेयर की क्लासेस है
वो पूरा एक साल का कवर करेंगे, जुलाई 2025 से जून 2026 का। ठीक है, उनको भी हमने एआई से अच्छे से डिकोड किया है सारे करंट अफेयर को कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो पूछे जाएंगे, और वही सीरीज हम यहाँ पे लेके आने वाले नेक्स्ट टाइम। जब भी हमारी क्लासेस होगी करंट अफेयर की, उसमें सारा एआई डिकोडेड चीजें होगी, जो स्पेसिफिकली डाटा होगा जो एग्जाम में आना ही है। ठीक है, और आज के लिए क्लास इतनी ही, और अपने दोस्तों को या सबको क्लास शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।